हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एलपी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपलेक्स मेथड से। आज हम देखेंगे कि सिंपलेक्स मेथड के अंदर एक नया टॉपिक है बिग एम मेथड। इससे एलपी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब तक हम कर चुके हैं कि एलपी प्रॉब्लम क्या है, कैसे डेवलप करते हैं, ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन करते हैं, सिंपलेक्स मेथड से कैसे सॉल्यूशन करते हैं। और सिंपलेक्स मेथड के अंदर एक नया टॉपिक है बिग एम मेथड, उससे एलपी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिग एम मेथड से करते हैं वो देखेंगे आज। कोई भी एलपी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपलेक्स मेथड से करते हैं तो सबसे पहले स्टेप क्या होती है कि जो भी कंस्टेंट दे रखे होते हैं वो इन इक्वलिटी इक्वेशन में है तो उसको कन्वर्ट कर दो इक्वलिटी इक्वेशन में। तो अगर आपकी कंस्टेंट है वो लेस देन इक्वल दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक वेरिएबल ऐड कर देंगे। तो नाम क्या है उसका, सिलेक्ट वेरिएबल। जो वेरिएबल ऐड किया वो नाम क्या है, सिलेक्ट वेरिएबल। उसके बाद अगर उस कंस्टेंट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल है तो हम क्या करेंगे, एक सरप्लस वेरिएबल यानी एक वेरिएबल माइनस कर देंगे, उसके बाद प्लस कर देंगे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल। यानी एक वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल यानी जो माइनस करेंगे वो वेरिएबल कौन सा हो गया, सरप्लस वेरिएबल। उसके बाद उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देंगे। अगर आपकी कंस्टेंट है इक्वलिटी है, आपकी कंस्टेंट है इक्वल दे रखा है तो हम क्या करेंगे, ओनली उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देंगे। तो ये कंस्टेंट के अंदर करते हैं। अगर कोई भी एलपी प्रॉब्लम सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं तो पहली स्टेप हमारी यही होती है। अब एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम दी हुई है। देखो एक कंस्टेंट दे रखा है लेस देन इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर देंगे। देखो इक्वलिटी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर दिया। अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो हम क्या कर देंगे, उसमें एक सरप्लस वेरिएबल माइनस कर देंगे। उसके बाद उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर आपकी इक्वलिटी दे रखी है इक्वेशन में, यानी कोई कंस्टेंट के अंदर इक्वलिटी दे रखी है तो हम क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देंगे। तो ये हम कंस्टेंट के अंदर करते हैं जब सिंपलेक्स मेथड से एलपी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो कंस्टेंट को इक्वलिटी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर शो करते हैं। जैसे कि s1 है शो कर दिया, s2 है शो कर दिया। उसके बाद a1 a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनको शो कर दिया। आर्टिफिशियल वेरिएबल को शो कर रहा हूं तो उसमें कुछ एक कैपिटल एम से मल्टीपल करवा रहा हूं। कैपिटल एम क्या है, हम इस मेथड को बोलते हैं बिग एम मेथड। एम की वैल्यू क्या होती है, बिग यानी लार्ज वैल्यू है। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल को लार्ज वैल्यू से मल्टीपल करवा रहे हो, अगर आपकी आर्टिफिशियल वेरिएबल की कुछ पॉजिटिव वैल्यू उसको मल्टीपल करवा रहे हो तो आपका जो z है उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी या फिर लार्ज वैल्यू आएगी। देखो हम बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, x1 x2 की वैल्यू जीरो रखेंगे, s जो सरप्लस वेरिएबल है s2 उसकी वैल्यू भी जीरो रखेंगे। उसके बाद हमें फर्स्ट बेसिक वेरिएबल मिल जाएगा, s1 की वैल्यू 4 मिल जाएगी, a1 की वैल्यू 20, a2 की वैल्यू 10। उसके बाद z की वैल्यू जब देखूंगा तो देखो 20 इंटू कोई कैपिटल बिग एम से मल्टीपल करा रहा हूँ यानी कोई लार्ज वैल्यू से मल्टीपल करवा रहा हूँ, 10 इंटू लार्ज वैल्यू से मल्टीपल करा रहा हूँ तो z की वैल्यू क्या है, कोई लार्ज वैल्यू है ना। तो z की वैल्यू हमें क्या करना है, मिनिमम करना है। तो मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें a1 की वैल्यू जीरो रखनी पड़ेगी, a2 की वैल्यू जीरो रखनी पड़ेगी, तभी हमें मिनिमम z आएगा। इसका मतलब ये है कि हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर खत्म करना पड़ेगा। यानी आपके बेसिक वेरिएबल देखो, स्टार्टिंग का बेसिक वेरिएबल है आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल है। इस आर्टिफिशियल वेरिएबल को नॉन बेसिक वेरिएबल बनाना है। नॉन बेसिक वेरिएबल बनते ही a1 a2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिग एम मेथड में आर्टिफिशियल वेरिएबल को खत्म करना है। इनिशियल बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन के लिए हमने ये जीरो रख दिया। उसके बाद हमें बेसिक वेरिएबल मिल गए s1 a1 a2, ये हमारे बेसिक वेरिएबल है। और z की वैल्यू अभी भी लार्ज है, क्यों, क्योंकि आपकी a1 a2 की वैल्यू पॉजिटिव है। इनको जीरो कर दो, हमें फाइनल मिनिमम z की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद इनिशियल टेबल बनाऊंगा और सेम तरीका है, जो भी बेसिक वेरिएबल है उनको यहाँ पे शो कर दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उनका कोफिशिएंट क्या क्या है वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जितने भी वेरिएबल है उनको यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद में ये है R1 रो, R1 रो किससे आई, वो इससे आई फर्स्ट कंस्टेंट से। R2 रो किससे आई, सेकंड कंस्टेंट से। R3 रो कैसे आई, थर्ड कंस्टेंट से। उसके बाद में Ci यानी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उनका कोफिशिएंट क्या है, वो Ci हो गया।
उसके बाद जेड जे निकालने का तरीका 0 इंटू 1/2 प्लस m इंटू 1 प्लस m इंटू 1, इनको ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा 0 इंटू 1/4 प्लस m इंटू 3 प्लस m इंटू 1, इनको ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा। ऐसे ही 0 इंटू 1 प्लस m इंटू 0 m इंटू 0, इनको ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा। सेम तरीके से ये निकल गया जेड जे के बाद में डेल जे निकालेंगे, सी आई माइनस जेड जे, ये माइनस ये माइनस ये निकल गया। उसके बाद में सेम तरीका है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में हम क्या देखेंगे, मिनिमम नेगेटिव वैल्यू। मिनिमम नेगेटिव वैल्यू देखो ये तो पॉजिटिव है, ये 0 0 है, और मिनिमम नेगेटिव मतलब ये देखो m क्या है, कैपिटल कुछ लार्ज वैल्यू है, इनटू ये क्या है, माइनस में है, इसका मतलब ये नेगेटिव है बहुत ज्यादा। m को 4 से मल्टीपल करवा रहे हो, यहाँ पे m को 2 से मल्टीपल करा रहे हो, इसका मतलब ये कुछ ज्यादा लार्ज है, इसका मतलब ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि 3 तो इस 4m से बहुत कम है, क्योंकि m क्या है, लार्ज वैल्यू। तो ये आ गया आपका नेगेटिव वैल्यू, मिनिमम नेगेटिव वैल्यू। तो मिनिमम नेगेटिव वैल्यू है, उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, ये कौन सा हो जाएगा, इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद में रेशो निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा, 4/1/4, 20/3, 10/1, ये आ जाएगा। उसके बाद में हम की रो सेलेक्ट करते हैं, की रो सेलेक्ट करने के लिए मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू यही है, तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू आपकी की रो होगी। की कॉलम जहां क्रॉस कर रहे हैं, की एलिमेंट हो गया, ये इनकमिंग वेरिएबल हो गया, तो ये आपका आउटगोइंग वेरिएबल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो की एलिमेंट है उसको 1 करने की कोशिश करेंगे, तो इस पूरी रो को 3 से डिवाइड कर देंगे, इसके जस्ट सामने 0 करेंगे, इसके जस्ट सामने यहाँ पे 0 करेंगे, ये नेक्स्ट टेबल के अंदर करेंगे। सेम तरीका है जो पहले कर रहे थे, नेक्स्ट टेबल सेम तरीका, x2 इनकमिंग वेरिएबल बेसिक वेरिएबल बन गया, इसका कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर क्या है वो लिख दिया। उसके बाद की रो है उसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा ताकि की एलिमेंट 1 हो जाए, तो ये आ गया आपका R2 न्यू। उसके बाद R1 न्यू निकाल लूंगा, R3 न्यू निकाल लूंगा, की एलिमेंट के जस्ट सामने 0, जस्ट सामने 0, तो आपका R1 R2 R3 न्यू निकल गया। उसके बाद सेम तरीका, CI कोफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, ZJ 0 इंटू 5/12 प्लस 3 इंटू 1/3 प्लस m इंटू 2/3, इन सबको ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा। ऐसे ही सेम सबके लिए निकल जाएगा, ZJ निकल गया। उसके बाद डेल जे CI माइनस ZJ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये निकल गया। उसके बाद की कॉलम के लिए क्या करूंगा, मिनिमम नेगेटिव वैल्यू। मिनिमम नेगेटिव वैल्यू देखो ये आपका पॉजिटिव है, और ये -1/3m है, और ये देखो -2/3, इसका मतलब ये ज्यादा है, तो ये मिनिमम नेगेटिव वैल्यू वो आपका की कॉलम हो गया, ये आपका इनकमिंग वेरिएबल हो गया। उसके बाद रेशो निकालूंगा, 7/3/5/12, 20/3/1/3, 10/3/2/3, ये आ जाएगा आपका रेशो। उसके बाद की रो सेलेक्ट करूंगा, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू की रो होगी, की कॉलम क्रॉसिंग कर रहे हैं, की एलिमेंट आ गया, ये आपका इनकमिंग वेरिएबल हो गया, ये आपका आउटगोइंग वेरिएबल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टेबल के अंदर फिर करूंगा कि की एलिमेंट है उसकी जगह 1 हो जाए, तो पूरी रो को 2/3 से डिवाइड कर दूंगा, इसके सामने 0 करूंगा, इसके सामने जस्ट 0 करूंगा, ये करूंगा। ये कब तक करूंगा, जब तक आपका मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, डेल जे रो के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तब तक ये करूंगा। तो नेक्स्ट टेबल देखते हैं। नेक्स्ट टेबल में इनकमिंग वेरिएबल x1 है, यानी x1 बेसिक वेरिएबल बन गया, उसका कोफिशिएंट कितना है वो शो कर दिया। उसके बाद आपका की एलिमेंट है उसको ये करने की कोशिश करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, R3 को 2/3 से डिवाइड कर दूंगा, तो R3 न्यू आ जाएगी, 2/3 से डिवाइड करने के बाद R3 न्यू आ गई। ऐसे ही R1 न्यू निकल जाएगी, R2 न्यू निकल जाएगी, की एलिमेंट के जस्ट सामने 0 किया, की एलिमेंट के जस्ट सामने 0 किया। उसके बाद CI सेम कोफिशिएंट क्या है, उसके बाद ZJ निकालूंगा, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, इनको ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा। उसके बाद 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, इनको ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा। ऐसे ही सेम निकल जाएगा आपका ZJ के बाद में डेल जे CI माइनस ZJ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये सब निकाल दिया। निकालने के बाद में मैं देखूंगा कि डेल जे में सारे के सारे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये 0, मतलब अब आपके डेल जे के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसका मतलब आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया।
फाइनल सॉल्यूशन देखा, S1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4, x2 की वैल्यू कितनी आ रही है 5, x1 की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। क्योंकि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी तो डेल जे सारे के सारे जीरो और पॉजिटिव वैल्यू आ गए, तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। फाइनल सॉल्यूशन में देखो बेसिक वेरिएबल कौन कौन से हैं, x1, x2, x1, यानी a1 a2 आपके बेसिक वेरिएबल नहीं रहे, ये नॉन बेसिक वेरिएबल बन गए। इसका मतलब जो नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब उसके बाद में जो भी वैल्यू निकला उनको मैंने इसमें पुट कर दिया, इसकी जगह 0 हो गया, इसकी जगह 0 हो गया, S2 है उसकी जगह 0 हो गया, तो फाइनल मिनिमम z की वैल्यू आ जाएगी 25। इस तरीके से हम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम कर सकते हैं बिग एम मेथड से। जब आपका कंस्टेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल या फिर इक्वल ऐसा कुछ दे रखा हो तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करके और इस तरीके से मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से बिग एम मेथड से मैक्सिमाइजेशन की भी प्रॉब्लम कर सकते हैं जिसमें ग्रेटर देन इक्वल ऐसा कुछ कंस्टेंट दे रखा हो। तो कैसे कन्वर्ट हो गया देख लो, सरप्लस वेरिएबल को ऐड माइनस कर दिया, उसके बाद एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिया, दूसरा कंस्टेंट लेस देन है तो इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया, इसमें लेस देन है तो एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया। ये इक्वलिटी कंस्टेंट में कन्वर्ट होगी, सारे वेरिएबल को ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर शो कर देंगे। उसमें यहाँ पे प्लस था मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में माइनस हो जाएगा। और देखो इसको सारे ये माइनस है क्यों है, देखो बेसिक इनिशियल बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं तो x1 x2 और सरप्लस वेरिएबल को 0 रख देंगे तो आर्टिफिशियल वेरिएबल आपका बेसिक वेरिएबल बन गया। अब इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है a1 की, क्योंकि सारे के सारे वेरिएबल हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ गया 3। इसको यहाँ रखूंगा तो m क्या है, कोई बिग वैल्यू, तो इसको मल्टीपल करूंगा तो ये मैक्सिमम z नहीं होने देगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो इसलिए आर्टिफिशियल वेरिएबल को नॉन बेसिक वेरिएबल बना दो, यानी उसको वहां से निकाल दो, आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी मैक्सिमम z की वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में की कॉलम सेलेक्ट करने के लिए मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। मतलब डेल जे के अंदर ऐसा वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं जिनमें डेल जे की वैल्यू मैक्सिमम होती है। यानी मान लो x2 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, तो ये बताता है कि x2 का एक वेरिएबल ऐड करने पे z की वैल्यू इतनी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस वेरिएबल को ऐड करता तो ये कम इंक्रीज कर रहा है z की वैल्यू, बट ये z की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो हम मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम करना है z की वैल्यू को। तो इस तरीके से हम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये प्रॉब्लम पूरी नहीं करवा रहा क्योंकि सेम तरीका है, ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम अपन पहले भी कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम बिग एम मेथड से आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करके ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल ऐसा कुछ है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करके और हम इसको सिंप्लेक्स मेथड के सेम जो स्टेप है उनके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर सकते हैं और फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। बट बस एक ये ध्यान रखना कि बेसिक वेरिएबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर ये रह गया और आपका ये बोल रहा है मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ये बोल रहा है कि ये सारे के सारे आपके 0 और नेगेटिव वैल्यू आ गई और आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल फिर भी इसके अंदर है बेसिक वेरिएबल का अंदर, तो इसका मतलब अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।